हेलो दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड को। और इसकी रिक्वेस्ट इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा है कि भाई आज की सिचुएशन के हिसाब से जहाँ पे क्वांट के मिड कैप म्यूचुअल फंड ने इतने शानदार रिटर्न दे दिए हैं कि आज भी सेंस बनता है कि हम क्वांट के मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अगर किसी को फ्रेश ओपनिंग करनी है, किसी ने इसके अंदर इन्वेस्ट करा हुआ है या करने की सोच रहा है, इसी के साथ साथ इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल, ओवरव्यू, पोर्टफोलियो, कॉम्पिटिशन सब कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो एंड टू एंड एनालिसिस इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है और इसी वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कंफर्म करने वाला हूं कि क्या अच्छी चीज है और क्या बुरी चीज है इस फंड के अंदर। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको एंड तक देखना। और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप कुछ टाइम के बाद आकर के इस वीडियो को जरूर देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले जानते हैं क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। क्वांट एज एएमसी अपने आप में ही एक अलग फ्रेमवर्क के ऊपर काम करता है जिसको हम कहते हैं वीएलआरटी फ्रेमवर्क। आपने काफी सारे लोगों के मुंह से सुना होगा वीएलआरटी फ्रेमवर्क, वीएलआरटी फ्रेमवर्क, लेकिन वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। वीएलआरटी फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है जब भी किसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो मेनली 4 पिलर्स के ऊपर ये फोकस करते हैं और जो पूरा पूरा म्यूचुअल फंड है वो भी इन्हीं 4 पिलर के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला पिलर होने वाला है वैल्यूएशन, सेकंड है लिक्विडिटी, थर्ड है रिस्क एपेटाइट और फोर्थ है टाइमिंग। अब जानते हैं कि भाई ये चारों के चारों पिलर कैसे हेल्प करते हैं क्वांट को अपने स्टॉक्स पिक करने में, क्योंकि अगर आपने स्टॉक अच्छे से पिक कर लिए तभी आपका पोर्टफोलियो जो है वो अच्छे रिटर्न दे पाएगा। सबसे पहला पिलर है इसका वैल्यूएशन। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक को एक अच्छे वैल्यूएशन के आसपास पिक कर पाता है, और वैल्यूएशन और मार्केट प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। किसी एक स्टॉक का हो सकता है जो मार्केट प्राइस हो या उसका करंट प्राइस हो वो ₹1 हो, लेकिन उसकी वैल्यूएशन मतलब उसका पीई हो सकता है 100 के ऊपर हो। तो क्या वो एक अच्छा वैल्यूएशन है? नहीं। कोई भी स्टॉक अगर अपने वैल्यूएशन से सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो 10 15 20% के आसपास है और उसकी जो वैल्यूएशन है वो 5 से 7% के आसपास है, तो वो एक अच्छी वैल्यू होती है। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने दिया है, लेकिन जो क्वांट है उसका पहला बेस ही इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसे स्टॉक पिक करते हैं जहां पे उनको वैल्यू ज्यादा मिले। रिसेंटली आप देखोगे जो स्ट्रेस टेस्ट हुआ उसके अंदर क्वांट ने काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करा। क्यों? क्योंकि उनका जो वीएलआरटी फ्रेमवर्क है उसके अंदर सेकंड पिलर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विडिटी। कि जिस भी स्टॉक के अंदर वो इन्वेस्ट करते हैं क्या वो इतना लिक्विड है कि अगर क्वांट चाहे उससे एग्जिट करना तो वो एकदम से एग्जिट कर पाए या फिर ना कर पाए। इसलिए जब भी ये कोई स्टॉक को पिक करते हैं तो कभी भी बहुत ज्यादा माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग नहीं करते। तो अगर करते भी हैं माइक्रो कैप स्टॉक के अंदर तो इतनी बड़ी पोजीशन बिल्ड नहीं करते कि अगर वो बेचने लगे तो वो वहां पे फंस जाए। तो सेकंड पिलर आता है लिक्विडिटी। थर्ड आता है रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट का मतलब ये है कि जो भी क्वांट के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है वो एटलीस्ट 2 से 3 साल तक इन्वेस्ट करेगा, क्वांट ये मान करके चलता है। तो इसी वजह से जो क्वांट है वो हाई रिस्क एपेटाइट वाला म्यूचुअल फंड है। अगर आप इसके पोर्टफोलियो को देखोगे तो काफी हाई चर्निंग आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसीलिए ये अपने इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग अपने रिस्क एपेटाइट को भी एडजस्ट करते रहते हैं। जो फोर्थ और मेन पॉइंट है वो है टाइम। अगर आप किसी स्टॉक के अंदर सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर पाते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और ये हमेशा जब भी एंट्री करते हैं किसी स्टॉक के अंदर तो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ ही करते हैं। कि अगर इन्होंने किसी एबीसी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करा है तो इनके दिमाग में पहले ही होगा कि एटलीस्ट 6 से 8 महीने तक हम इस स्टॉक को होल्ड करेंगे। वो स्टॉक अगर परफॉर्म करता है इनके अकॉर्डिंग तो ये होल्ड करते हैं, अदरवाइज ये उसके अंदर से एग्जिट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो क्वांट का वीएलआरटी फ्रेमवर्क है ये अपने आप में डिफाइन होता है। अब जो क्वांट है वो एक ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड है, जिस वजह से ये हमेशा ग्रोथ कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और जो ग्रोथ कंपनी होती है वो लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में और अच्छे से काम करती है। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि चाहे इंटरेस्ट रेट हाई हो या कम, जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है अभी तक काफी अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है। तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा थम्स अप है। नाउ आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वांट के इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है। अब चलते हैं ओवरव्यू के साइड, पोर्टफोलियो, कंपटीशन, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मिलकर के आपको बताएंगी कि ये अच्छा म्यूचुअल फंड है या फिर नहीं। तो डायरेक्टली देखते हैं ओवरव्यू। तो इस समय पे हमारी स्क्रीन पे खुला हुआ है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड। अगर आप 5 साल की बात करोगे 33.40% के सीएजीआर से रिटर्न बनाए हैं, 3 साल के अंदर 38.80% के सीएजीआर से, और 1 साल के अंदर 71.74% के रिटर्न, जो कि शानदार है और एक्सेप्शनल है। अगर आप इस तरीके के रिटर्न कंसिस्टेंसी के साथ बना पाते हो, जो कि बहुत ही मुश्किल वाला काम है, तो आप काफी अच्छे पैसे बना सकते हो स्टॉक मार्केट में। अगर हम रूल ऑफ 72 की भी बात करें तो अगर कोई भी इन्वेस्टर 17% के सीएजीआर से रिटर्न निकालता है तो 4 साल के आसपास वो अपना पैसा डबल करता है, और ये 34% के सीएजीआर निकाल रहा है, जो कि एक्सेप्शनली वेल है। अब बात करते हैं इसके कंपटीशन की कि क्या ये अपने कंपटीशन को बीट कर पा रहा है
या फिर नहीं। क्वांट मिड कैप की मेनली 3 कॉम्पिटिशन देखने को मिलेंगे। एक है एचडीएफसी मिड कैप, दूसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी और थर्ड आ रहा है एक्सिस मिड कैप का। अभी मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में आएगा कि भाई मोतीलाल ओसवाल क्यों नहीं है इसके अंदर, एसबीआई मिड कैप क्यों नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो टिकर टेप है उसकी अपनी एल्गोरिदम अपने पैरामीटर के अकॉर्डिंग वो इसके कॉम्पिटिशन को एनालाइज करता है। इसका मतलब ये होता है कि टिकर टेप देखेगा कि इसकी इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या है, पीई क्या है, किस टाइप का म्यूचुअल फंड है, उसके बेसिस पे ये इसके कॉम्पिटिशन को डिसाइड करता है। अगर हम वापस आएँ और 1 साल के रिटर्न से कंपेयर करें तो भाई 73% के रिटर्न है जो कि एक्सेप्शनली वेल हैं। अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है इसके कॉम्पिटिशन के अंदर जिससे इसने एटलीस्ट 80 टू 90% ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। अगर हम 3 साल के सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सेप्शनली वेल रिटर्न आपको देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर आप लाइव सीएजीआर की बात करोगे 20.27% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो लाइव सीएजीआर है ये एक्चुअली सही डेटा प्रेज़ेंट नहीं करते। क्योंकि 2018 से पहले क्वांट क्वांट था ही नहीं, वो एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड था। क्वांट ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को 2018 में एक्वायर किया। उसके बाद ये क्वांट म्यूचुअल फंड बना। तो जो लाइव सीएजीआर वाला डेटा है उसको आप पूरी तरीके से अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें 1 साल, 3 साल और 5 साल के अंदर, तो जो क्वांट है उसने अपने कॉम्पिटिशन को बीट करा है, जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। अब एक मेजर क्वेश्चन आएगा कि भाई क्वांट की आपने तारीफ तो बहुत कर दी, अब कितना पैसा देना पड़ेगा मुझे अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो वो भी देख लेते हैं। तो अगर आप स्कीम की बात करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। तो जो इसका कंपटीशन है उसके अगर आप एक्सपेंस रेशियो से कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा टॉप सेकंड हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो क्वांट का होता है और नंबर 1 पे जो एक्सपेंस रेशियो चल रहा है वो मिड कैप का है। बाकी सबके एक्सपेंस रेशियो इनसे काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना मेजर डिफरेंस नहीं है एक्सपेंस रेशियो में, क्योंकि जितने रिटर्न क्वांट दे रहा है वो एक्सेप्शनली वेल है। वहीं पर अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 0.50% के एग्जिट लोड लेता है क्वांट। अगर आप बाकी सबके देखोगे तो 1% के आसपास है। अगर हम एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट की भी बात कर लें तो जो एयूएम है क्वांट मिड कैप म्यूचुअल फंड का वो काफी ज्यादा छोटा है अगर आप कंपेयर करोगे इसके बाकी कंपटीशन की। तो जो एक छोटा एयूएम है ये मेनली दो चीजों को दर्शाता है। पहली चीज, अगर एयूएम साइज काफी ज्यादा छोटा होता है तो वहां पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ सकती है, बिकॉज स्टॉक के अंदर पोजीशन ही इसकी उस लेवल पे होगी। सेकेंड चीज, जब एयूएम साइज छोटा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि जो क्वांट का वीएलआरटी फ्रेमवर्क है जिसके वजह से ये चर्न ज्यादा करते हैं, उसके अंदर इनको एक मेजर एज देखने को मिलता है। तो एयूएम साइज क्वांट के लिए छोटा होना एक प्लस पॉइंट आता है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की, क्योंकि असली पैसा आपका वहीं बनेगा और यहाँ पे आपका मेजर ध्यान भी होना चाहिए। तो जैसे आप पोर्टफोलियो पे आते हो तो मेन दिखता है इक्विटी के पार्ट। 93.53% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करा है। ट्रेजरी बिल्स के अंदर 4.5% के आसपास इन्वेस्ट करा है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में 2.74% और कैश इनके पास -0.83% है, जो कि मेजर रिस्क आपको देखने को मिलेगा। क्यों? अगर आप क्वांट को अच्छे से एनालाइज करते हो तो आपको ये पता है कि मेजर पैसा इक्विटी में जा रहा है और फिक्स इनकम के लिए इन्होंने छोटा-सा पार्ट होल्ड करा हुआ है। लेकिन अगर आप एफएनओ को सही से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हेजिंग करने की कोशिश की जा रही है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्वांट को नहीं होगी। मार्केट नीचे गिरती भी है तो हेजिंग की वजह से इसका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और जो इनके रिटर्न है वो धीरे-धीरे करके आते रहेंगे, जो कि नॉर्मली आज की डेट के अंदर कोई दूसरा म्यूचुअल फंड नहीं कर रहा। जो कैश है इनके पास वो माइनस में इस वजह से दिख रहा है बिकॉज़ ज़्यादा लेवरेज लेने की वजह से, क्योंकि एफएनओ में लेवरेज मिलता है, इनकी जो कैश पोज़ीशन है वो नीचे है। तो यहाँ पे सबसे मेजर रिस्क ये आता है कि किसी भी रीज़न की वजह से अगर मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से नीचे गिरे और जो इन्वेस्टर है वो एकदम से पैसा निकालना शुरू करता है, जो क्वांट है वो आपको इतनी तेज़ी से पैसा नहीं दे पाएगा। जो लिक्विडेट है उसको करने में से हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे, तो जो आपका रिडेम्पशन है उसमें हो सकता है थोड़े से डिले देखने को मिले। इसी के साथ-साथ जो कैश पोज़ीशन होती है उससे आपको एक अपॉर्च्युनिटी भी मिलती है जिस वजह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये भी एक छोटा-सा रिस्क है क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ आ रहा है एंड आई नो इनके जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो शायद उन्होंने कोई ना कोई अल्टरनेट सोचा होगा। अब बात करते हैं सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो मेन सेक्टर है वो ऑयल एंड गैस है, फार्मास्यूटिकल है, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस है, पावर जनरेशन है और इंडस्ट्रियल मशीनरी जैसे सेक्टर इनके पोर्टफोलियो के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर आप लॉजिकली देखोगे जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम बैंकिंग, फाइनेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये सेक्युलर ग्रोथ के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने सेक्टर चूज करे हुए हैं वो करंट मार्केट के हिसाब से काफी अच्छे हैं। इसी वजह से बात की जाती है कि जो क्वांट की चर्निंग है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि इतनी तेजी से अपना पोर्टफोलियो चेंज कर देते हैं कि अगर आप सही से इनके पोर्टफोलियो को एनालाइज नहीं करोगे, अगर आप बार बार इनको चेक नहीं करोगे तो एक मेजर रिस्क आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर आप मेरी बात मानोगे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्वांट के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। और उनके जो फंड मैनेजर हैं वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि भाई वो इतनी तेजी से चेंज कर लेते हैं, तो मेरे अच्छे लगने ना लगने से एक्चुअली कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब चलते हैं करंट
होल्डिंग पैटर्न की साइड। अगर आप करंट होल्डिंग की बात करोगे तो सबसे पहले आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर आता है अरविंदो फार्मा, लिंड इंडिया, समाधान मदरसन, पंजाब नेशनल बैंक, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, ओरेकल फाइनेंस और एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो जो टॉप 10 स्टॉक्स है इसके अंदर, उसके अंदर मेजर होल्डिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात है, बिकॉज इनका जो कॉन्सेंट्रेशन बेट होता है वही इनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न बना करके लेके आ पाता है। लेकिन आपको ये भी चीज समझनी होती है, अगर पोर्टफोलियो के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो आप रिस्क भी ज्यादा ले रहे हो, बिकॉज जो आपका पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल भी होगा। इसी वजह से अगर आप इसका अल्फा और बीटा देखते हो तो इसके अंदर अल्फा जो है वो 10 के ऊपर देखने को मिलता है, कि मतलब अगर मार्केट 10% के रिटर्न देगी तो ये 20% के रिटर्न निकाल सकता है। लेकिन इसी वजह से जो बीटा है वो भी आपको हाई देखने को मिलता है, मतलब वोलेटिलिटी इस म्यूचुअल फंड में काफी ज्यादा आ जाती है। अब डायरेक्टली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं क्या अच्छी चीजें, क्या बुरी, और इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव से। तो जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा इन्होंने बना रखा है। सेकंड मेजर पॉजिटिव इसमें दिखता है वीएलआरटी फ्रेमवर्क, जिस वजह से पोर्टफोलियो चर्न करके अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न निकाल पाते हैं। थर्ड मेजर प्लस पॉइंट आता है अल्फा, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रोथ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिलती है। फोर्थ कि इस एएमसी का हर एक म्यूचुअल फंड एक्सेप्शनली अच्छे रिटर्न दे रहा है, और ये काफी कम एएमसी के अंदर देखने को मिलता है। और ये चार चीजें जो हैं ये मेजर प्लस पॉइंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल ये म्यूचुअल फंड होने वाला है, तो काफी ज्यादा रिस्क आप यहाँ पे ले रहे हो। अगर आप मिड कैप के कैटेगरी से कंपेयर करोगे तो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये सेफ इन्वेस्टमेंट होगी, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, ये रिस्की होगी। सेकंड चीज, बीटा काफी ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है ये म्यूचुअल फंड। तो अगर आप ये सोचते हो कि भाई मार्केट गिरी है, मेरा म्यूचुअल फंड डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी करेगा, तो वो क्वांट के साथ आपको देखने को नहीं मिलने वाली। थर्ड मेजर दिक्कत, और इसको आप प्लस पॉइंट में भी कंसिडर कर सकते हो, वो है टॉप होल्डिंग। अगर टॉप होल्डिंग के अंदर 20 से 30% से ज्यादा एयूएम लगा होता है तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ग्रोथ तो जितनी ज्यादा आएगी उतना ही ज्यादा रिस्क हो भी सकता है। तो इनके जो टॉप 10 स्टॉक्स अगर ये अच्छा करेंगे तो इनका पोर्टफोलियो एक्सेप्शनली वेल करने वाला है, जो कि आपने इनके रिटर्न्स में देखा है। लेकिन किसी भी रीजन से इनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो फेल होती है तो अंडर परफॉर्मेंस भी हैवी होते हुए दिख सकती है। तो ये कुछ मेजर पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज जो इसने रिटर्न दिए हैं उसके बाद इसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 100% के आसपास चेंज हो चुका है, बिकॉज इसका टर्नओवर रेशियो 100 से ज्यादा है, तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। सेकंड चीज, क्या इसके अंदर एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए हमें? डेफिनेटली मुझे लगता है इसके अंदर एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए, कोई भी इशू नहीं है। थर्ड चीज, क्या हमें इसके अंदर बेच करके निकलना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अगर आपने लास्ट एक साल के अंदर इन्वेस्ट करा है, 50 से 70% के रिटर्न आपको मिल चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पैसा अगर आप चाहो तो इसको अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर रख सकते हो। जब मार्केट थोड़ी बहुत करेक्ट हो तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी फंड बना हुआ है तो यहाँ पे बेचने की कोई जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो अच्छा दिख रहा है और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ये ग्रो करता ही रहेगा, हो सकता है थोड़े ज्यादा थोड़े कम। एक चीज आपको ये भी याद रखनी चाहिए, जो पास्ट रिटर्न है वो फ्यूचर के रिटर्न को गारंटी नहीं करते, तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम पे इसके रिटर्न थोड़े से कम होते रहे एज पर मार्केट कंडीशंस। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपको पोर्टफोलियो समझ आता है, सिर्फ और सिर्फ तब इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस करा ये मेरी एनालिसिस थी, यहाँ पे कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय, साइनिंग ऑफ।